हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिफ़िकल्टीज़ इन मेजरिंग इंडियंस नेशनल इनकम। तो इंडिया की नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में कौन कौन सी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये टॉपिक है बीकॉम 6 सेम का, बिजनेस एनवायरनमेंट का। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए बहुत सारे जो है फैक्टर्स जिम्मेवार होते हैं, जिसके कारण हमारी जो नेशनल इनकम है वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो ये सबसे पहले यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। कॉन्सेप्ट को समझने में ही प्रॉब्लम आ जाती है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 3 जो है हमारे पास मेथड्स होते हैं। इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया एंड प्रोडक्ट मेथड हो गया। सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम पर्टेनिंग टू इंक्लूजन ऑफ सर्विसेज। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें सर्विसेज कौन कौन सी ऐड करनी है और कौन सी नहीं करनी है, और किन सर्विसेज की वैल्यू जो है या फिर किन सर्विस की जो इनकम है वो ऐड होगी या फिर नहीं होगी। फर्स्ट बेसिक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम विच स्टिल रिमेन अनसॉल्व्ड is whether services are to be included in the national income or not. If it is agreed that these are not to be included, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि इनको इंक्लूड करना चाहिए, then we should consider all services productive, or are there some such services which cannot be included in the national income। मतलब कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी सर्विस जो है प्रोडक्टिव है और कौन सी अनप्रोडक्टिव है, और कौन सी जो है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हमें यूज़ करनी है और कौन सी नहीं करनी है। ओके, तो नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास प्रॉब्लम पर्टेनिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन की कौन सी सर्विसेज की वैल्यू जो है हम लोग इसमें ऐड करेंगे। Okay, then second problem pertaining to administrative service, it is often difficult to difference between services rendered by the administration to the producer and to the consumer। कि जो प्रशासन है वो कौन सी सर्विस प्रोड्यूसर को दे रहा है इनकम अर्न करने के लिए, और कौन सी सर्विस जो है कंज्यूमर को दे रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। इन द एब्सेंस ऑफ एन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया एंड एलिमेंट सब्जेक्टिविटी विल क्रॉप अप इन दिस डिसीजन। तो इसके लिए कोई जो है खास क्राइटेरिया अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए ये भी कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो ये तो थी हमारी जो है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स। उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि लार्ज नॉन मेंशन्ड सेक्टर्स, मोनेटाइज सेक्टर जो है इंडिया में वो प्रॉपर नहीं है। लार्ज कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज प्रेजेंटली अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है जी, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा नहीं बने हुए हैं। ज़्यादातर इंडिया के जो इकोनॉमी में सर्वाइव कर रहे हैं, जो जैसे कि इंडिजीनियस बैंकर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो अनऑर्गेनाइज्ड हैं। इन द एग्रीकल्चर sector, a substantial part of output is rendered by the farmers for their self consumption or is bartered away with the other farmers in exchange of their goods। इसमें क्या कहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है उनकी इनकम कैलकुलेट करते समय, कि वो बहुत सारा हिस्सा अपनी आउटपुट का खुद के लिए ही कंज्यूम करने के लिए रख लेते हैं। मतलब कि वो जो है आउटपुट इकोनॉमी में फ़्लो ही नहीं हो रही, तो उसमें से इनकम कैसे जनरेट होगी, वो खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो खुद कंज्यूम करने के बाद हम उसकी जो है वैल्यू ऐड नहीं कर पाते, एंड कई बार जो है वो बार्टर के तौर पर चीज़ों का एक्सचेंज कर लेते हैं। ऑलवेज ना जो फार्मर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ गुड्स एक्सचेंज कर लेते हैं, लाइक राइस के बदले वीट ले ली। ठीक है जी, जिसके पास जो सामान ज़्यादा होता है वो एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि उनको जो बेचना पड़े, सबसे पहले तो देखो मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा, फिर इनकम अर्न होगी, फिर उसके बाद किसी और से परचेज़ करना पड़ेगा। तो इस सुविधा को इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ही चीज़ें एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये इन चीज़ों के कारण हम लोग जो चीज़ें इन्होंने एज ए हाउस होल्ड कंज्यूम के लिए यूज़ कर ली और बार्टर सिस्टम में यूज़ कर ली, उनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हम लोग। उसके बाद आती है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा अबाउट द इनकम। कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिनके बारे में कोई जानकारी ही उपलब्ध नहीं होती। Another practical problem faced in India is non-availability of information about the income
of some small producers and household enterprises. In India में क्या होता है, large number of producers carry on production at family level और रन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेज एट वेरी स्मॉल स्केल. तो ये जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं ना, इनकी जो है रेगुलर इनकम का जरिया जो कैश बेसिस पे होता है, मतलब लेन देन सारा कैश बेसिस पे करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी अवेलेबल नहीं होता, और इनका डाटा जो है जो अकाउंट्स वगैरह भी नहीं मेंटेन करते क्योंकि दूसरे पे ऊपर जो है फुल कॉन्फिडेंस होता है, तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. तो उनकी जो इनकम है ना वो खुद ही गबन कर लेते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता भी जो ये फैमिली इनकम कितनी अर्न कर रहे हैं और कितना खर्चा कर रहे हैं. ओके, तो नेक्स्ट डिफ़िकल्टी है डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. कि इंडिया में जो पॉपुलेशन काम कर रही है, वर्किंग में है, वो किस कैटेगरी में या फिर किस एरिया में, किस सेक्टर में काम कर रही है, उसमें जो है डिफरेंट इनकम्स कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मॉल फार्मर है, मे वर्क फॉर पार्ट ऑफ द ईयर इन एग्रीकल्चर. एक छोटा जो फार्मर है वो कुछ टाइम के लिए एक साल में 2-3 मैक्सिमम 6 मंथ के लिए एग्रीकल्चर में काम करेगा. उसके बाद जो है इंडस्ट्री में काम करेगा. ठीक है जी. एंड फॉर इट ही मे बी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अल्टरनेटिव वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स. अगर उसको इंडस्ट्री में भी नहीं सही लगा, 2-3 महीने वहाँ पर इन्वेस्ट किया और उसके बिना किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जा सकता है, लेबर एज अ लेबर काम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन में जा सकता है. तो एक ही इंसान ने यहाँ पर 3 दफ़ा काम किया. कैसे 3 डिफरेंट सेक्टर्स में काम किया. एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी हो गया, ये वाला सेकेंडरी हो गया इंडस्ट्री. तो इन दोनों में कौन सी इनकम हम कैलकुलेट करेंगे कि उसकी जो कितनी इनकम उसने एग्रीकल्चर से अर्न की, कितनी इंडस्ट्री से अर्न की है. तो जो इंडस्ट्री से अर्न की वो हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में डालेंगे, जितनी एग्रीकल्चर से अर्न की वो हम प्राइमरी सेक्टर में डालेंगे. तो ये ना बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड तरीका बन जाता है कि हर एक इंसान की इनकम जो है वो मिक्सड होती है, उसको डिफरेंट कैटेगराइज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है. इसीलिए भी हमारी जो है नेशनल इनकम ईजिली जो है कैलकुलेट नहीं हो पाती. नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा ऑन डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये बिल्कुल वैसा ही जो है पॉइंट है कि हमारे पास डाटा अवेलेबल ही नहीं है कि कौन सा सेक्टर कितनी इनकम जो है अर्न कर रहा है. इसके अलावा जो फैमिली इनकम होती है वो कभी भी हमारे अपनी जैसे कि है ना रिकॉर्ड में असली इनकम शो ही नहीं करते. उसके बाद अनरिपोर्टेड इलीगल इनकम, ये सबसे बड़ा सोर्स है इंडियन लोगों के पास कि वो ब्लैक इकॉनमी में, ब्लैक मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा पैसा डालते हैं और उसमें जो इनकम होती है उनको वो कहीं भी शो नहीं होती. तो ये कई सारे वो जो है ना इलीगल मेथड्स हैं इनकम अर्न करने के, तो वो इनकम भी कभी भी हमारे पास जो है डाटा में शो नहीं होगी. नेक्स्ट वन इज़ रीजनल डिस्पैरिटीज़. रीजनल डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है कि जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से जो है कई एरियाज़ बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कई एरियाज़ बहुत ज़्यादा जो है बैकवर्ड हैं, तो उनकी इनकम कैलकुलेट हम लोग सेम नहीं कैलकुलेट कर सकते. नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ रिलायबल डाटा. रिलायबल डाटा अवेलेबल नहीं है इंडिया के पास. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में कि लोग जो है अपनी असली इनकम कभी शो ही नहीं करते. वो हमेशा जो है डाटा इनकरेक्ट प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण नेशनल इनकम सही कैलकुलेट नहीं हो सकती. तो ये सारी थी हमारे पास डिफ़िकल्टीज इन मेजरिंग द नेशनल इनकम. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.